नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम बिहार की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसी कड़ी में मेरे आज मेहमान हैं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मुकेश जी, बिहार चुनाव में अभी 4 महीना ही रह गया, हम गिनती करें तो 150 दिन रह गए, तो कैसे तैयारी चल रही है? 4 महीना नहीं रहा, 2 ही महीना। 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा चुनाव का, तो 2 महीना ही ऐसा है अभी हम लोग के पास समय बचा है। और तैयारी तो हम लोगों का पहले से ही है। देखिए, जो सत्ता पक्ष होता है वो सरकार चलाते हैं, विपक्ष के पास एक ही काम बचता है, जनता से मिलना। तो हम लोग एज ए विपक्ष में हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हम हो या कांग्रेस हो, सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में। तो हमारा तो डे 1 से काम एक ही है, जनता से मिलना और कैसे हम सत्ता में आएँ, कैसे हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारे विचारधारा पे हम काम करेंगे। तो हमारा डे 1 से तैयारी पे ही रहते हैं। तैयारी तो उनको करने की ज़रूरी है जो सरकार में हैं, जो वो लोगों को इग्नोर करते रहे हैं, अपने अनुकूल चलते रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा किए बुरा किए, तो जवाब उनको देना है। हम तो जनता को हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, हर वक्त हर समय हम जो सरकार होता है उसका विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बचाए हुए रास्ते पे चलते हैं कि विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरी आंख होता है, जो सरकार को नहीं दिखता है वो हम लोग दिखाने का काम करते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं। तो हम लोग निरंतर जनता का समस्या, जनता का मुद्दा सरकार के बीच में लाते रहते हैं आपके माध्यम से और रोड पे उतरकर। ये हमारा एक काम करने का तरीका है, लेकिन हमने जनता की बात को हमेशा लेकर उतरते रहते हैं। तो हमारी तैयारी संपूर्ण है। तैयारी में अगर कहीं कमी है तो एनडीए में है। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि वीआईपी पार्टी जो है वो किस गठबंधन में रहेगी, क्योंकि पिछली बार अंतिम समय पर आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर एनडीए में से शामिल हो गए थे। तो इस बार भी लोगों का बार बार सवाल आता है कि मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन में है, महागठबंधन में है, या अंतिम समय उधर चले जाएंगे? देखिए, ये तो मेरे पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि हमारे पार्टी के बारे में इतना चर्चा तो ज़रूर होता है। लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि मुकेश सहनी जहाँ होंगे वहाँ सरकार बनेगा। मुकेश सहनी के पास फैक्टर इतना ताकत है, जहाँ है वहाँ सरकार बनेगा, या वहाँ से हट जाएंगे तो वहाँ शायद सरकार ना बने। इस तरीके से परसेप्शन तो है। एक तो गलत तरीके से भी परसेप्शन ऐसा सेट किया जा रहा है कि मैं गरीब पिछड़ा समाज का आदमी हूँ, कोई भी कभी भी एक चॉकलेट दे के बहला के लेके चला जाएगा। एक इस तरीके से परसेप्शन दे रहा है, तो ये सच्चाई नहीं है। और रहा कि अगर इसको दूसरे और अगर देखते तो मेरी ताकत दिखता है कि लोग मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं वो हुकुम का एक्का हूँ कि जिसके पाले में गिरूंगा उसका जीत निश्चित होगा। और 2020 में भी आपने देखा कि हम एनडीए में आए तो सरकार बना, और बहुत कट्टुकट सरकार बना, मेरे सहयोग से सरकार बना। अगर हम 4 विधायक का समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो अब उधर जहाँ से हम निकले वहाँ अगर रहते तो निश्चित तौर पे आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री होते। तो मेरी ताकत तो है, और इसीलिए लोग भयभीत भी है कि मुकेश सहनी अंतिम में क्या निर्णय लेंगे। तो ये हमारी ताकत है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार के जनता को और हमारे चाहने वाले को सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी अभी हम विचार की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ सत्ता में पावर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम समस्या कैसे दूर हो उसके लिए काम कर रहे हैं। हम बॉम्बे जैसे शहर में रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, अगर उसको छोड़कर गांव आए हैं तो एक हमारा विज़न है कि अपने लोगों को मदद करना। पैसा ही कमाना अगर मकसद होता तो मुंबई में आज पैसा मैं कमाता। वहाँ पे भी अपने संघर्ष के बदौलत वहाँ पे हमने अपना मुकाम को बनाया। तो यहाँ पे हम जो समस्या उसको बदलने के लिए आए हैं। हम खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम भूख मिटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इसको लेकर हम जी रहे हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर जी रहे हैं। तो ये असंभव है कि कोई मुझे चॉकलेट दे और उसके पीछे पीछे हम चले जाएं। तो पिछली बार क्या दिया था फिर, मतलब वो हुआ क्या था उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस? पिछली बार था क्या हुआ, मतलब कुछ गलतफहमी हुआ पूरी कि आपको फोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, आप उठ गए, तो हुआ क्या था, किसका फोन आया था? नहीं, फ़ोन तो बाद में आया। पिछली बार कुछ गलतियाँ हमारे छोटे भाई से हुआ, कुछ हम भी राजनीति में नए थे जो एट ए टाइम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमने एट ए टाइम रिएक्ट कर लिया।
ठीक है। ये गलती भी कह सकते हमसे भी कुछ हुआ, अनुभव कम रहने के कारण, ठीक है। अब विचारधारा से तो मैं स्टार्टिंग से भी बंधा हूँ, लेकिन इतना स्ट्रांग विचारधारा उस समय नहीं था। उस समय मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो इसका एक ही रास्ता है कि यहाँ पे रिवील करना, ठीक है। उस समय था कि पहले से क्लियर था कि 25 सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा और डिप्टी सीएम का ये कंडीशन क्लियर था, क्योंकि हमारी एक दल तो है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी एक पार्टी है, और हम दोनों मिले हैं, विचार मिला है और हम लोग बदलाव चाहते हैं। और इसके लिए हम चाहते कि हमारी पार्टी के पास भी विधायक हो और आरजेडी भी चाहते कि हमारी पार्टी के भी पास विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, और वही इच्छा हम भी रखते हैं। सरकार में हिस्सेदारी उनका भी हो, मेरा भी समाज सरकार में हिस्सेदारी हो, और दोनों का हिस्सेदारी मिलकर राज्य का गरीब, पिछड़ा, शोषित लोगों के लिए काम करे। तो 2 महीना पहले क्लियर हो चुका था 25 सीट डिप्टी सीएम का, लेकिन एंड टाइम पे जब सीट राज्य में आचार संहिता लागू हो चुका था और एंड टाइम पर जो हमारे सीट थे उसमें कोशिश उनका था कि थोड़ा कम कर ले, और सबका सीट उन्होंने घोषणा कर दिया, मेरा सीट पे ब्रेक लग गया। तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और हमने गठबंधन तोड़ लिया, जल्दीबाजी किया, लेकिन हमने गठबंधन तोड़ लिया। और मुझे लगता है वो डिसीजन गलत भी नहीं, मेरे हिसाब से सही था, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए गलत रहा। अगर वो रहता तो आज तेजस्वी जी सरकार में रहते, हम भी सिस्टम में रहते, पावर में रहते हैं, डिप्टी सीएम रहते हैं, तो हमारा भी नुकसान हुआ, तेजस्वी जी का भी नुकसान हुआ, बिहार के 12 करोड़ जनता का भी नुकसान हुआ। और फिर हम अकेले लड़ने का निर्णय लिए राज्य में, और फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज आता है, ऑफ़र आता है कि आप हमारे साथ आके काम कीजिए। अब मुझे उस समय लगता है कि तेजस्वी जी हमारे साथ गलत किए हैं, तो हमको बीजेपी के साथ एज एनडीए के साथ जाना चाहिए। और फिर मैंने उस समय में 11 सीट पर समझौता करके और एनडीए के साथ रहा, जिस पे हमने 4 विधायक भी जीता और एनडीए फुल बहुमत में भी आया और अपनी सरकार बनाए। और सरकार बनने के बाद आपने देखा कि गरीब, पिछड़ा समाज को उन्होंने सोचा कि ये गूंगा आदमी है, ये कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, जैसे आज से 77 साल से लोगों ने किया है कि सिर्फ ये मूर्ति के लिए मंत्री होंगे। लेकिन मेरे पास पावर आया तो मैं तो बदलाव के लिए आया हूँ, मैं बदलाव करूँगा। अगर अति पिछड़ा समाज को अगर 90% अनुदान देना है तो हम देंगे, SC ST को अगर 90% अनुदान देना है तो देंगे। और ये सब चीज़ मैं जब काम कर रहा था और उस समय में सरकार का चाबी मेरे पास था, हमारे सहयोग से सरकार चल रहा है, तो हम मंत्री रह के भी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे और हमारी पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर कैसे जनता हमको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये लड़का नया है, बॉम्बे से आके 4 विधायक बना लिया, अगर इसको अगर नहीं रोकेंगे तो 40 बना लेगा। और इसी से डर कर भाजपा कोशिश कर रहा था कि पार्टी विलय करे, मर्ज करे बीजेपी में, और बार बार उसका प्रेशर होता था कि पार्टी मर्ज कीजिए। और हमने कहा नहीं, ये पार्टी मेरा नहीं है। बिहार के निषाद जो है 1.5 करोड़ की आबादी है, इन्होंने खून पसीना बहा कर ये पार्टी बनाया है। इस पार्टी पे लीडरशिप मेरा है, आगे मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन इस पार्टी को बनाने में बिहार के 13 करोड़ जनता में निषाद समाज का 1.5 करोड़ संख्या, उनका योगदान है। तो उनके लिए रिजर्वेशन का काम कर दीजिए तो हम पार्टी मर्ज कर देंगे। जैसे बंगाल में निषाद समुदाय को SC का दर्जा है, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन, बिल्दा, नोनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, हमारे 22 उपजाति है, उसको SC का दर्जा मिला हुआ है। तो मेरा एक ही लड़ाई है कि निषाद को रिजर्वेशन मिला, और उसी रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ते लड़ते पार्टी हमने बनाया। हमने पार्टी बनाने के लिए सोच कर भी बॉम्बे से नहीं आए, हम बॉम्बे से तो 2008 से आके काम कर रहे थे, लेकिन 18 में जाकर हमने पार्टी बनाया, यानी कि 10 साल के बाद। तो यही था कि बदलाव हो, और समय समय पे लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया, इसलिए हमने पार्टी बाद सोचा कि जो पावर उनके पास, वो पावर हमारे पास भी आ सकता है। जो जगह पे वो है उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं, और उस जगह पे पहुंचने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान में ताकत दिया। पैसे की ज़रूरी नहीं है, वोट की ज़रूरी है। और जब वोट हमारे पास, तो क्यों नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ाई लड़ा जाए। तो हमने पार्टी बनाया, तो हमने मर्ज नहीं करने का निर्णय लिया। और भाजपा बहुत बड़ा शक्तिशाली पार्टी था, उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। और फिर हम जो सरकार में मंत्री थे, हमको मंत्री से बाहर कर दिया। वो सरकार, जो सरकार हमने बनाया था, तो फिर हमें उन्होंने रोड पे ला दिया। फिर हम रोड पे रहकर अपने लोगों के बीच में हमने संघर्ष किया, और संघर्ष करके आज भी हम मुकाम पे खड़े हैं। भले पावर में नहीं है, लेकिन इतना एक ताकत तो ज़रूर है। सरकार बनाना, बिगाड़ने में बिहार के निषाद समाज का भूमिका है, और इस बार निषाद समाज एक मजबूती निर्णायक भूमिका में रहेंगे।
और वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत बन चुका है। आज वीआईपी पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे विचार से चल रहे हैं, क्योंकि सभी ने देखा कि मैं जीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा कोई विरासत नहीं है, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ 2 वक्त का रोटी के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता था, जूझना पड़ता था। ऐसी हमने बचपन देखा है। और मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे नौकरी में करके इस मुकाम तक मैं आया हूँ। तो लोगों में है कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो आज पार्टी में बहुत सारे जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आपने कहा कि जो पिछली बार बात टूटी थी वो इस पर थी कि आप 25 सीट चाहते थे और मुख्यमंत्री पद चाहते थे, तो इस बार क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है? क्योंकि अभी भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। नहीं तो आपकी मांग क्या, पहले तो ये बताइए। नहीं, मांग कुछ नहीं है। देखिए, मांग यही है, लड़ाई सोच यही है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। नहीं, सीटें बताइए ना हमको। देखिए, ये तो सब सीटें कितनी, वो भी हम बताएंगे, सीट कितना चाहिए वो भी हम बताएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी आज की तारीख में लड़ाई है विचार का। सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हमने तो मोदी जी को ऑफ़र किया है, आपके माध्यम से भी ऑफ़र करते हैं कि निषाद समुदाय को आरक्षण दे दीजिए, आप हमारा प्राण ले लीजिए। तो हम बदलाव के लिए हैं, हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, डिप्टी सीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास तो पावर था, हम तो पिछले सरकार में भी डिप्टी सीएम बन सकते थे, हमने नहीं बना। और जब हमारे पास पावर था तो आपको लगता है कि हमको ऑफ़र नहीं आया होगा डिप्टी सीएम के लिए? हमको उस समय में भी डिप्टी सीएम का ऑफ़र आया, सभी को मंत्री बनाने का ऑफ़र आया, लेकिन हमने जिसके साथ था उसके साथ गद्दारी करने का हमने सोच भी या सपना भी नहीं रखते कि किसी के साथ कंधे पे की जगह सर पे पैर रख के हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे महागठबंधन में है, एक महागठबंधन परिवार में हम सम्मिलित हैं, 243 सीट है। यहाँ पे बदलाव लाकर लालू जी के विचारधारा के साथ जाके सरकार बनाना है। हाँ, निश्चित तौर पे आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, वीआईपी, सब अलग अलग पार्टी है, सब चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें। हमने पिछले मार्च महीने में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा सम्मेलन हुआ, उसमें पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया कि हमें आने वाले समय में क्या हमारे पार्टी को किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये 2025 में हमने निर्णय लिया कि हम 60 सीट पर लड़ेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो जगह है वो वीआईपी पार्टी का हो। ये हमारी पार्टी ने एक हम प्रस्ताव पास किया है, लेकिन हम महागठबंधन में हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। 243 सीट है, इसी में सबके अपनी ताकत के अनुकूल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। वहाँ पे 2, 4, 5 सीट कम ज़्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हम बिहार में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो पिछली बार 25 सीटें नहीं मिली आपको और इस बार आप 60 मांग रहे, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आप वैसे भी। तो अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर? देखिए, 5 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे 5 साल पहले जाइएगा तो मैं ABCD भी हमें राजनीति का नहीं आता, और उससे पहले जाइए 5 साल तो राज्य के बारे में नहीं कुछ मुझे पता था। मैं मुंबई में रहता था। अगर 2010 की बात कीजिएगा तो बिहार में कब चुनाव हो वो भी हमको नहीं पता चलता था। तो समय समय की बात है। और आप हमारे जो अब ताकत देखिए वोट का, हम जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 30,000 वोट लाते हैं, 25,000 वोट लाते हैं, और हमारे वोट के कारण अकेले चुनाव एनडीए हार जाते हैं वहाँ से। तो आप हमारी ताकत देखिए, पिछला लास्ट चुनाव मतलब 25 से ज़्यादा सीटें मांगेंगे या 60? तो आपने बता दी, लेकिन आपने बता दिया 60 की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है, 25 की आपने पिछली बार मांग रखी थी, तो इस बार कम से कम 25 तो आप मांगेंगे ही नहीं? मांग हमने पिछली बार नहीं रखा था, हमने बात था कि 25 लड़ना है। देखिए, 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, और 243 सीट पर हम भी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, और लेफ्ट भी लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कांग्रेस भी स्वतंत्र है। कोई किसी को सीट देता नहीं है। चुनाव आयोग के संविधान में जाइएगा, निर्वाचन आयोग में, वहाँ गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है, वहाँ बहुमत है। और तो यहाँ पे गठबंधन हम लोग बैठ के आपस में करते हैं कि इतने सीट पर हम लड़ लेते हैं, आप हमको मदद कीजिए, इतना सीट पर आप लड़िएगा, जहाँ वहाँ हम आपको मदद करेंगे। तो यही है। तो हमारे कोई किसी को देने वाला नहीं है, कोई किसी को सीट नहीं देना है, सबको अपना अपना एक नंबर लड़ना है और आपस में बात करके लड़ना है। बात करके लड़ेंगे तो हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा। बात करके नहीं लड़ेंगे तो सब स्वतंत्र है लड़ने के लिए। कल 243 सीट आरजेडी भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम भी 243 लड़ेंगे तो रिजल्ट तो जीरो होना है। वही आरजेडी को लड़ना है तो उसके लिए भी जीरो होगा, और बीजेपी के लिए लड़ेंगे तो उसके लिए भी जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो कोई किसी के साथ नहीं जाना चाहता है। अगर हम 243 अगर अकेले राज्य में जीत सकते हैं तो हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
और उसी तरीके से अगर भाजपा अगर 243 सीट जीत सकते हैं या 125 भी जीत सकते हैं तो उसको नीतीश जी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पार्टी की ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबको एहसास है कि हम अकेले चुनाव नहीं जीतेंगे। तो जब चुनाव नहीं जीतेंगे, आज हमारे पास हम 37% वोट बिहार में अति पिछड़ा का है और 37% में 10% हमारा अपना कोर वोट है और इस कोर वोट में सब लोग 99.9% मेरे साथ है, मेरे विचार के साथ है। तो अब इतना बड़ा वोट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पर वो जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें तो 2.5% बताया गया था वोट, यही मल्लाह का जो वोट है वो 2.5% बताया गया था, 2.6%। सर्वे करने वाला अब गधा हो तो उसके ऊपर हम क्या जाए। अब मल्लाह एक टाइटल, हमारा 22 हम कुरी में आते हैं। मल्लाह जो सिर्फ शब्द से नहीं होता है, सहनी जो लिखते हैं वो भी मल्लाह है और जो बिंद लिखते हैं वो भी मल्लाह है, जो केवट लिखता है वो भी मल्लाह है, जो चौधरी लिखता है वो भी मल्लाह है, जो महतो लिखता है वो भी मल्लाह है, जो चौहान लिखता है वो भी मल्लाह है, जो गंगोता लिखता है वो भी मल्लाह है, जो गोरी लिखता है वो भी मल्लाह है। अभी हमको अगर 22 जगह बांट दे तो बांटने वाले के ऊपर हमको क्या बहस करना है। हम सत्ता पावर में आएंगे तो जैसे अन्य जाति के लोगों ने एकीकरण किया वैसे हम भी कर लेंगे, लेकिन हम अलग अलग जगह है। जब हमारा बेटी रोटी का संबंध है, हम 22 कुड़ी में एक जगह साथ रहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो हम तो एक ही हैं। अब वो लोग अलग अलग बुक में लिख के रख दिया तो उसके ऊपर हमको क्यों बहस करना। और यही दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS IPS लोग, IAS अधिकारी जब सर्वे करते हैं तो इसको इतना अभी तक नहीं समझ में आया कि इसको एक कर दे। अभी जाइएगा उत्तर प्रदेश में, पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, तिवारी जी, सब तो है ब्राह्मण, नाम अलग लिख देने से थोड़े अलग होगा। उस तरीके से बिहार में भी बहुत ऐसी जाति है जो अलग अलग नाम से जाने जाते, लेकिन सब तो है एक ही। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अलग अलग है, लेकिन आप जाइए 22 कुरी को जोड़िए। हम नहीं है तो हम आपको भेज देते, सारे कोड को भेज देते, उसको जोड़ के मिला लीजिए। अगर 2% अगर 2.5% होता तो 30,000 वोट हमको क्यों बोछा में आया। नहीं तो अमित शाह जी के साथ आपके संबंधों की बड़ी चर्चा होती रहती है कि आपके बड़े आत्मीय संबंध हैं, तो इस बार कोई फ़ोन नहीं किया उन्होंने, आपको बुलाया नहीं कि मतलब वापस आ फ़ोन करने का क्या ज़रूरी है। अब हम मुसीबत में पहुँचेंगे तो हम उनको फ़ोन करेंगे, वो कहीं मुसीबत में होंगे तब हमको फ़ोन करेंगे। ऐसे लंगोटिया यार तो है नहीं हम लोग। हम एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते, वो देश के गृह मंत्री हैं, बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, उनको मेरी क्या ज़रूरत है। और मुझे भी अभी ऐसे आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी जैसे पिताजी का मेरे घर में घटना हुआ तो देश में दूसरा कॉल अगर किसी नेता का आया तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ही आया। पहला कॉल पप्पू यादव जी का आया, वो हमारे शुभचिंतक है, तो उन्होंने किया। उसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी किए, उसी तरीके से लालू जी भी फ़ोन किए, तेजस्वी जी किए, नीतीश कुमार जी भी किए, राज्य के जितने भी लीडर हैं सभी लोगों ने फ़ोन किया। तो ऐसे जगह करते, बाकी ऐसे वो उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपनी विचार है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचार है। और विचार में क्या है, एक है कि बाबा साहब को अपमान करने वाला विचार है और एक है बाबा साहब को सम्मान देने वाला विचार है। एक वो लोग है, मोदी जी तो आप लोगों पर आरोप लगा के गए। अब उनके आरोप लगाने से क्या होगा, आरोप लगा रहे ना, सच तो नहीं है। ये तो सच तो है ना। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने कहा कि अंबेडकर ये फैशन बन चुका है, जितना अंबेडकर का नाम लेते हो उतना भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। तो आज आप बताइए कि दलित भाई के लिए क्या अंबेडकर भगवान से कम है। तो इस तरीके से उनके जो मन में था वो जुबान पे आ गया, लेकिन हम लोगों को तो नहीं है। हम लोग तो हमेशा उसी के विचार पे जीते। अगर वो संविधान नहीं बनाता तो आपको लगता है ये मोरिया होटल में मैं आपके सामने इंटरव्यू देता? नहीं, पर जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि फ़ोन आ गया, अगर मान लीजिए कि आप आ जाइए NDA में तो क्या करेंगे? आ जाइए, तो पहले वो काम करें। देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी जो इशू है, लड़ाई है, उसको पहले आरक्षण लागू करें। हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो लड़ाई है वो आरक्षण की है। और इसके लिए तो वो कर देंगे तो आप चले जाएंगे? वो जाने की क्या बात है, निषाद समाज ही चले जाएंगे, हमको क्यों जाने की जरूरी है। हम कहीं पे भी, उनको क्या परवाह करना है, फिक्र करना। वो निषाद को रिजर्वेशन कर दे, निषाद के हम रोकेंगे भी नहीं और निषाद स्वतः चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा उपकार करेंगे। तो करे तो सही, वो तो देश का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आज देखिए ना, नीतीश जी जब थे सिस्टम में, पावर में, 2010 का आंकड़ा देख लीजिए। देश राज्य में जितने भी IAS और IPS पोस्टिंग है उसमें से मैक्सिमम उस समय में 40% IAS IPS जो है अपर कास्ट के लोग होते थे, क्योंकि जिला का मालिक तो कप्तान यही है। और आज देखिए 60% से अधिक जनरल वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी 15% है। वो 60% जिला में IAS और IPS के रूप में कार्यरत है
और जो हमारे 85% जो पॉपुलेशन है ओबीसी, एससी, एसटी, अति पिछड़ा, ये 85% इसमें भी आईएएस, आईपीएस है, लेकिन इनको जिला नहीं मिला है। इसको पेपर संभालो, प्रोटोकॉल संभालो, तो ये दे संभालो, वो संभालो, छोटे मोटे काम पे लगा के रखा है। 40% भी हमारे जिला में नहीं है। तो ये हमारे साथ हो रहा है। जो आपने बात कही कि वीआईपी पार्टी और आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन है वो जीतने वाला कॉम्बिनेशन है, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एनडीए का परफॉर्मेंस आपसे, मतलब आपके गठबंधन से बहुत बेहतर रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान हुआ, बिहार में उतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। तो अभी भी जो आकलन है, जो सर्वे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एनडीए अभी भी बढ़त में है। तो जब पिछले साल लोकसभा में जो हमने देखा कि भाई लगा था कि बिहार में नुकसान होगा एनडीए को, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, लेकिन बिहार में आप देखिए, यूपी और बिहार सिमिलर है। अगर यूपी में अगर नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ, जहां अयोध्या में जहां राम मंदिर बनाया वो भी हुआ, हार गए, तो बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान बिहार में भी होता, लेकिन बिहार में कुछ गलतियां हुआ जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे, वो एंड टाइम पे छोड़ के चले गए। ये हमारा नुकसान रहा, क्योंकि नीतीश जी के वजह से पूरा प्लानिंग था कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये वो होगा। वो बड़े हमारे साथ सहयोगी हैं, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा और अच्छा होगा। एंड टाइम पे वो हमको छोड़ के चले गए। उसके बाद हमको राज्य के लिए हमको एक पॉलिसी बनाने में थोड़ा समय लग गया। राज्य में जो गठबंधन का स्वरूप बनना था 2 महीना 3 महीना पहले, वो उसमें लेट हो चुका है। और नीतीश जी का अचानक जाने के बाद हमारा पहले था कि हम आरजेडी को मालूम था हम झंझारपुर लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी लड़ेंगे। और अचानक नीतीश जी के जाने के बाद वो झंझारपुर के लिए कैंडिडेट सेट करना, गठबंधन सेट करने में उसमें थोड़ा सा हम लोग को विलम्ब हुआ, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आप ये होंगे। और उसके बाद भी हम लोगों को कुछ और गलती ये रहा कि समय रहते हुए हमने सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और अखिलेश जी अगर देखिएगा तो समय रहते 1-2 महीना पहले कैंडिडेट को गो हेड कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे आप देखिएगा परिवर्तन बड़ा हुआ। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग पहले से अंदाज होता कि नीतीश जी नहीं रहेंगे, और या नीतीश जी नहीं होते, तो उसके लिए प्लानिंग अगर पहले से 2 महीना पहले से अगर हम लोग कर लेते, तो शायद ये रिजल्ट नहीं होता, यहाँ पे बेहतर होता। तो एंड टाइम पे अगर हमको कोई अगर धोखा दे के चले जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों भाई का अब देखिएगा वोट परसेंटेज देखिएगा, तो मोदी 5 सालों में देखिएगा वोट परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ा है। उसके बाद भी हम लोग 40 लाख वोट अधिक हमने प्राप्त किया। 10 लाख वोट हमारा पप्पू यादव हो या हिना शाह जो हो, ये लोगों ने हम लोगों का वोट का नुकसान हुआ और लोग चुनाव जीते, तो वो भी 10 लाख वोट हमारा है। पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए का पार्ट नहीं था, महागठबंधन का पार्ट था। महागठबंधन से निकल के एनडीए चला गया, उसके बावजूद भी 40 लाख वोट से हम लोग प्लस में किए। तो ये हमारी उपलब्धि हुआ। लेकिन जितना सही बात है, जितना हमें रिजल्ट चाहिए था 60% नहीं रह के 25% हुआ। लेकिन विधानसभा में पहले से हमारा गठबंधन ऑलरेडी 2014 में ही बन चुका है, और गठबंधन कंटिन्यूटी है। और इस बार हम लोगों को पहले से हम लोग 1-to-1 सीट पर चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और इस बार हमें जो गलती हमने पिछला चुनाव में किया है, जो हम एहसास करें गलती नहीं किया, हो जाता है, तो वो गलती हम फिर से हम नहीं चाहेंगे कि दोहराए। और समय रहते हम लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, समय आएगा तो उनका नाम का घोषणा होगा। लेकिन बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। आज यह सबसे बड़ी लड़ाई आज एनडीए में देखिए, बीजेपी के कहने से चिराग जी बोल रहे हैं, नीतीश जी के बोलने से मांझी जी बोल रहे हैं, सब वहाँ पे एक दूसरे को लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, तो जो आपने कहा कि पिछली बार जो कॉम्बिनेशन था लोकसभा चुनाव में वही है, बल्कि मतलब अगर 2000 देखिए, मतलब मैं कह रहा हूँ विधानसभा चुनाव जो गणित अंक गणित के विधानसभा लोकसभा में दोनों डिफरेंट है। नहीं, मैं पिछली बार की विधानसभा की अगर बात करूं तो दोनों जो गठबंधन थे उनको 37% वोट आया। सिर्फ महज 12,000 के लिए महागठबंधन रह गया। लेकिन उसमें जो अपने पासवान जी, चिराग पासवान जी का भी 6-7% का जो योगदान था, उससे भी फायदा हुआ, महागठबंधन को भी कुछ हद तक फायदा हुआ। तो वो इस बार उधर चले गए, तो ये लोग समझ रहे हैं कि चूंकि वो उधर चले गए तो उनका वोट बढ़ गया है। आप पिछली बार उधर थे, आप थोड़ा इधर आ गए हैं। 40 लाख मेरा वोट यहाँ से यहाँ आएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुमत किसको मिलेगा? 24 लाख वोट अगर आप एनडीए को जोड़ते हैं तो जोड़िए, अच्छी बात है। 24 लाख नहीं जुड़ेगा। 24 लाख वो उनको राज्य के लोगों को एक मौका मिला, और एक तीसरा फ्रंट को उन्होंने भरोसा किया, और इसके लेके उन्होंने 24 लाख उनको वोट प्राप्त हुआ है। लेकिन वही अगर चिराग पासवान जी अगर वोट वो एनडीए में अगर जाने की बात करेंगे, वो 15 लाख से ज़्यादा का प्लस नहीं होगा। वो 10 लाख जो वोट होंगे, 9 लाख वोट होंगे, वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे।
तो 15 लाख का उसका प्लस पॉइंट होगा। और उसी जगह पे हमारा अगर आप देखिएगा, आप 30,000 25,000 का वोट का लाने का क्षमता देखिएगा, राज्य में हमारी वोट देखिएगा, तो उस अनुकूल हमारी कैपेसिटी है कि हम 35 लाख वोट वहाँ से यहाँ लाएंगे। तो 35 लाख वहाँ से यहाँ लाएंगे तो उनके लिए 70 लाख का नुकसान होगा। और वो 30 लाख अगर उसको एड ऑन करेंगे, 15 लाख एड ऑन करेंगे तो भी बड़ा एक मार्जिन है। उसके बाद अगर देखिएगा तो प्रशांत किशोर जी जो है, सिर्फ वो 10 लाख ही वोट उनको नहीं आएगा। जो लोग बिहार में 10 साल 20 साल के सत्ता से नाराज़ होकर और वो चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमको लालू जी को वोट नहीं देना है, मजबूरन एनडीए को दे देते हैं। बहुत ऐसे अपर कास्ट हमारे हैं भाई जो चाहते हैं कि नीतीश जी को हमको वोट नहीं देना है, लेकिन अंत तो जाके दे देते हैं वोट बीजेपी को। लेकिन प्रशांत किशोर जी आ गए तो उनको एक ऑप्शन हो गया, वो वोट प्रशांत किशोर जी के पास जाएंगे। राज्य में प्रशांत किशोर जी जो काम भूमिका में चिराग पासवान जी थे, उसी भूमिका में इस बार भी प्रशांत किशोर जी भी रहेंगे। आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये है कि प्रशांत किशोर जी न्यूट्रल करेंगे, कुछ हमारे भी नुकसान करेंगे और कुछ एनडीए का भी नुकसान करेंगे। तो राज्य का जो समीकरण है, वोट पैटर्न है, पैसे वाले जो लोग हैं, तो पैसे वाले लोग हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग हमसे विद्रोह नहीं करेंगे, और जब वो लड़ेंगे तो कुछ परसेंटेज 10 से 15-20% हमारी नुकसान करेंगे, तो 80% एनडीए को भी नुकसान करेंगे। कुछ तो कुछ नुकसान करेंगे ही, तो वो कितना नुकसान करेंगे उसके ऊपर है। लेकिन एक तो बड़ा नुकसान तो वीआईपी पार्टी कर ही रहे हैं। हम अपना वोट जो निषाद का 10% वोट है, जो 6% का पोलिंग कैपेसिटी है, वो वोट तो हम लाएंगे ही। अब बिहार में एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम का नाम हो और भी सन ऑफ मल्ला जैसे नेता का हो, तो फिर हमारे लोग तो ऐसे भी हैं कि अपने वोट के अलावा भी दोस्त लोग से बात करके 2-3% वोट अलग से भी ले आएंगे। थोड़ा आपके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा सन ऑफ मल्ला, जो आपने अपना टाइटल बन गया है आपका एक तरह से। आपने बताया कि 900 रुपये की नौकरी से आपने मुंबई में शुरुआत की और अब आप यहाँ पहुँच गए। तो मुंबई क्यों गए आप, मतलब कैसे जाना हुआ वहाँ पे? मुंबई में एक तो गरीबी, और जिस समय में मैं था उस समय उतना नॉलेज भी नहीं था, तरह की परेशानी था। हमको लगा कि स्वतंत्र हमको जीना है, भाग के मुंबई में पहुंचा। वहाँ गया तो वहाँ लेबर के तौर पे काम किया। काम कर कर के, क्योंकि मैं बिहारी हूँ तो थोड़ा बिहारी तो होशियार होता ही है, तो वहाँ जाके अपना जो काम करने का स्किल था वो बेहतर किया। लोगों के साथ ईमानदारी से काम करता था। जो काम के लिए लोग हमें अपॉइंट करता था, वो काम को हम सीरियस लेकर उसको समय से पहले डिलीवरी कर देते थे। लोग खुश होते थे। उसके बदले में हमें समय समय पे प्रमोशन देते रहा और तो तरक्की मिलते रहा। और फिर उसके बाद मुंबई जैसे शहर में एक कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैं आया बिहार। बॉलीवुड में कैसे गए? लेबर बन के गया। अच्छा। लेबर बन के गया और फिर धीरे धीरे अपने जगह बनाते रहा। वहाँ फिर सप्लायर बना, फिर अलग अलग काम करने लगा। जैसे जैसे नॉलेज आया, जैसे जैसे सब चीज़ समझा। टीम एक बहुत बड़ा हमारे पास हज़ारों लोग का टीम है। हज़ारों लोग के टीम के साथ अगर आप काम करते हैं, 24 आवर्स वहाँ पे मुंबई में काम होता है। 24 घंटा आप काम कीजिएगा तो 24 घंटे का प्रॉफिट होगा। कोई राज्य में हम 8 घंटे का काम करेंगे तो 8 घंटे का प्रॉफिट होगा। हम वहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं उनको सैलरी देना ही है, लेकिन वो 24 घंटा काम करें तो अधिक हमको प्रॉफिट होगा। और उनको भी उनके मान लीजिए 10,000 की सैलरी है, उसको अगर 20,000 की सैलरी दे देते हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास जैसे ऑफिस है, गोदाम है, उनका रेंट हम 24 घंटा यूज़ करें या 12 घंटा करें, उतना ही पैसा देना है। तो कुछ जगह उसका हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है था। उसके अलावा बॉम्बे में यूनियन है, और बॉलीवुड में जो भी काम करना उसके लिए एक कार्ड का व्यवस्था है कि आपको वहाँ पे यूनियन के मेंबर हैं, सदस्य, तो ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन एज एक सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे बगैर कार्ड का भी काम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो होते तो सस्ते में सारे लोग होते थे, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट जो काम करते हैं उनको महीने में 10 दिन 12 दिन ही काम मिलता है। इसके लिए उनके जो रेट होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं। और हम बाहर रह कर हम 30 दिन काम करते हैं तो उसके लेके ज़्यादा से ज़्यादा ही होता है। तो ये सब मैनेज कर करके बिहारी बुद्धि लगा के और बेहतर वहाँ पे मैंने तो आपने सेट बनाने का जो काम किया, मैं सेट वगैरह से बनाते थे। लास्ट फिल्म बजरंगी भाईजान मैंने किया। बजरंगी भाईजान का जितने भी सेट आपने देखा होगा वो पूरा मैंने ही किया। देवदास की भी चर्चा होती। देवदास में मैं लेबर बन के गया था। नितिन देसाई जी नहीं रहे, स्वर्गीय नितिन देसाई जी, और संजय लीला बंसाली जी के साथ रहकर वो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय का पारो हवेली, जहाँ पे रंग बिरंग के ग्लास शीशे लगे हुए थे, वो काम हमने किया था एज ए लेबर बन के
नितिन देसाई के हाथ के नीचे रहकर, और वहाँ पे मैं लेबर बन के मैं गया था, लेकिन 6 महीना काम करने के बाद वहाँ का मैं इंचार्ज बन गया था, सुपरवाइज़र। और वहाँ से फिर मैं मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। उसके बाद जितने भी फिल्म हमने काम किया, टीवी शो काम किया, सीरियल किया, एड फिल्म किया, वो सब में हम फिर एक सप्लायर के तौर पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेके काम पूरा करके देते थे। फिर ये क्या छोड़ दिया आपने काम? हाँ, अभी राजनीति में आए हैं तो मतलब लोगों को हमने हैंड ओवर कर दिया है। जैसे आपने कहा कि 2010 तक आपको ये भी नहीं पता था कि बिहार में चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ। तो आपकी जब इतनी मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, हमको समाज के लिए यहाँ आना है या बिहार के लिए आना है? क्या मैं तो पहले बिहार में बहुत कम आता था, लेकिन 2008 के बाद मैं बिहार आना चालू किया। बहुत अच्छा लगता था बिहार आने में, सुकून मिलता था। और मुंबई में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, वहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा एक जवाबदेही होता है कि महीने के अंत में बहुत बड़ा अमाउंट सैलरी में बांटना है, बहुत सारा खर्चा मेंटेन करना है। तो आप वहाँ पे एक एज ए इंसान एक मशीन बन के रह जाते हैं। तो लेकिन गांव आने के बाद हमको मतलब एक सुकून मिलता था। तो फिर मैं गांव आने लगा और फिर मैं देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। मैं जब गांव में इंटीरियर में घूमने का मैं घूमा, कहीं कहीं जगह जाता था तो मैं देखता था कि रोड नहीं है, बिजली सड़क तो नहीं है, उनके पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये देख के हमें काफ़ी दुख हुआ। और इसमें खास करके इसमें बड़े संख्या में निषाद समुदाय के लोग जो है वो खास करके तालाब नदी के पास जाके बसते हैं। तो उनके पास ये बड़ा संख्या हमने देखा और लोगों ने हमसे हेल्प मांगे और मैं समय समय पर हेल्प करता था। लेकिन हमने देखा कि नहीं, इनके लिए लड़ाई लड़ा जाए, सरकार को इनके लिए बेहतर कुछ करना पड़ेगा। और फिर मैं जिस संगठन के तहत हमने कुछ काम किया और फिर मैं धीरे धीरे फिर बिहार के समझ आने लगा राजनीति का। महासभा बनाई थी एक हाँ, संगठन निषाद विकास संघ करके एक संगठन हमने बनाया, उस बैनर तरह हम काम कर रहे थे। और 2015 में तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अब 2015 में बीजेपी के लिए मैंने काम किया था। उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन लागू करेंगे। अमित शाह जी और मोदी जी ने स्वयं बोला था कि हमें मदद कीजिए, बिहार चुनाव में हम आरक्षण लागू करेंगे। और फिर हमने उनके लिए काम किया। लेकिन वही लालू जी और नीतीश जी का समीकरण में सरकार एनडीए का बना नहीं। सरकार नहीं बनने के बाद फिर हम जब दिल्ली में मिले तो उनका कहना था कि आप आइए राजनीति कीजिए, कि छोड़िए आरक्षण पे बात होगा। हमने कहा नहीं, आपने वादा किया है। तो फिर वो सीरियसली नहीं लिए। और नेता का काम होता है, अक्सर हम सुने हैं कि वादा करके भूल जाते हैं। तो हमको लगा कि भूल गए हैं। फिर हमने सोचा कि जो जगह पे वो है उस जगह पे हम पहुंचा जाए, मैं भी पहुंच सकता हूं। तो फिर 18 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। और फिर पार्टी बना लिया तो 19 में लालू जी के साथ हमने लड़ा। और 20 में एक थोड़ा सा वही एक्सीडेंट के कारण मतलब हमने एनडीए के साथ रहा। पुनः हम 24 में लालू जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। और 25 में भी तेजस्वी जी के साथ रहकर सरकार हम लोग बनाएंगे और मजबूती से भी काम। ये जो आरक्षण की मांग है, थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ मैं कि अभी भी आरक्षण तो लागू है, लेकिन आपकी मांग ये है कि ये एससी में चाहिए। जी हाँ, अभी हम अति पिछड़ा में हैं, अति पिछड़ा में हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था और राज्य बड़ा होने के कारण समय समय पर इसको छोटा किया गया। ये सरकार और पॉलिटिकल पार्टी ने निर्णय लिया, लेकिन निषाद तो एक ही है ना। बंगाल का जो निषाद है, कटिहार से पूर्णिया से उधर चले जाइए तो बंगाल कहलाएगा, लेकिन वहाँ के निषाद और पूर्णिया का निषाद एक ही है। बेटी रोटी संबंध होता है। उस पार बॉर्डर के उस पार चले जाइए तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाता है, और उस समय उस पार चले जाए तो वहाँ पे आरक्षण है, इस पार आइए तो आरक्षण नहीं है। तो मेरी लड़ाई है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, टैक्स एक है। तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो हमको भी एससी का आरक्षण का रिजर्वेशन बिहार में भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। जब बंगाल में है तो बिहार में भी मिलना चाहिए, उड़ीसा में भी मिलना चाहिए, झारखंड में भी मिलना चाहिए। तो हमको अलग अलग राज्य में अलग अलग कुड़ी में बांध के रखा है। जैसे अभी आपने कहा था कि हमारी संख्या तो अलग अलग खेमे में डाल दिया है। हम अभी भी हम अति पिछड़ा क्लस्टर में ही हैं, लेकिन बिंद को अलग रख दिया, चौधरी को अलग लिख दिया, सहनी को अलग लिख दिया, केवट को अलग लिख दिया, मल्ला को अलग रख दिया, बनपर को अलग रख दिया। तो ये सही नहीं है ना। हम तो है एक ही ना, इनको एक जगह रखना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम एक ही है, बंगाल का मल्ला और बिहार का मल्ला, तो जो बंगाल में हमको जो सुविधा मिल रहा है वो हमको बिहार में भी मिलना चाहिए। तो इसी की लड़ाई है। हम कोई अलग नहीं कर रहे, हम संविधान से हट के नहीं जा रहे। हम संविधान में जो हमको जगह मिला, बाबा साहब ने दिया, उसी को पकड़ के कि हमको अधिकार हमको मिलना चाहिए, उसी की लड़ाई है। और मुझे लगता है ये करने में मोदी जी को 1% भी समय नहीं लगना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि 2024 से आप लालू जी के साथ में हैं, राजद के साथ में हैं, तो
ये ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी महागठबंधन का प्रचार जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा, बहुत धीमा है, लग रहा है कि कोई जोश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग के पास, मोदी जी के पास जो अडानी अंबानी जो है दोस्त लोग, वो चंदा दो धंधा लो वो वाला स्कीम पे जो काम करते वो हमारे साथ है नहीं। हम लोग विपक्ष में हैं। हमारे ना अडानी दोस्त है ना अंबानी दोस्त है। हमारे पास जनता का समर्थन से हम लोग लड़ाई लड़ते, तो इतना तामझाम हम कर ही नहीं सकते। हमारे पास संसाधन ही नहीं है। आप हम बोलिएगा गाड़ी लेके चले जाए दिल्ली, तो गाड़ी में तेल रहेगा तो ना हम दिल्ली जाएंगे। तो हमारे पास संसाधन नहीं है। हम जनता की आवाज़ के लिए उनके साथ एक टेबल पर बैठ के रोटी बैठ के खाते हैं और उनकी लड़ाई लड़े। जनता हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे और जनता मजबूत है हमको मदद करने के लिए। तो हमको इतना तामझाम करने की ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास उनके जितना पैसा रहे तो हम वो पैसा रैली में खर्चा नहीं करेंगे। 100 करोड़ रुपया रैली में खर्चा कर दो। हम ये 100 करोड़ रुपया अगर हो तो हम 100 गरीब लोगों को घर बना देंगे, 500 लोगों को घर बना देंगे। आज भी हमारे पास पटना में आइए, आप ऑफिस में जाइए, रोज़ कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, इलाज कराते हैं। राज्य में कहीं पे भी कोई मुसीबत होता, किसी बेटी के शादी में पैसा नहीं है, 10,000 20,000 रुपया लोगों को बोलते हैं चंद दे दो अपने नेता को। तो इस तरीके से हम लोग सहयोग करते हैं। हमारे पास यही हमारे पास नहीं है तो हम उनसे ले लेते हैं, हमारे पास रहता तो हम उनको देते हैं। हमारे पास, हम अपना पैसा अडानी अंबानी के पास फ्रीज करके नहीं रखते कि आज तुमको काम दे दिए 100 करोड़ 500 5,000 करोड़ कमा लो, जब हमको चाहिए तो तुम हमको दो। ये हम लोग नहीं करते। हमारा सरकार आएगा तो संविधान के दायरे पर रहकर जिसको टेंडर लगना है उसको टेंडर लगेगा। हम एक आदमी को ही, अडानी जी को ही देश के 6 एयरपोर्ट नहीं दे देंगे। नहीं, जो आपने कहा गाड़ी में तेल नहीं है, लेकिन पिछली बार तो आपने और तेजस्वी जी ने हेलीकॉप्टर में उड़ाया और जो मछली खाई उसकी बड़ी चर्चा रही। मतलब सीमित संसाधन है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो आपके मछली खाने को ही एक मुद्दा बना दिया था एक तरह से कि देखिए नवरात्र। मुद्दा कहाँ बनाया? तकलीफ हुआ कि हम उनको नहीं पूछे। अच्छा, हाँ, वो तो बिहार का इतना पवित्र, बिहार का और इतना अच्छा मछली और देसी मछली, तालाब से निकला हुआ फ्रेश मछली, और हम लोग उसका आनंद ले रहे थे। हम मोदी जी इसका आनंद नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए उनको तकलीफ हुआ। बाकी खाने पीने पे अगर टिप्पणी करे तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं उनको इससे क्या लेना देना। और हम तो कोई जहर खा नहीं रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं। बताइए, मछली खाना गुनाह है क्या इस देश में? तो ठीक है, वो बोलते हैं। हमारे बिहार में, मिथिला में मछली को पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। मिथिला में जाइएगा, ब्राह्मण घर में जब बेटी को विदा करते हैं ना तो उसको मछली दिया जाता है। बंगाल में भी ये कल्चर है। अभी बिहार में भी इस तरीके से जहाँ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे मछली, चांदी का मछली बना के देते हैं। तो ये हमारा परंपरा है, तो इसको कैसे आप ये कर सकते हैं? ठीक है। नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि वापस एनडीए का चेहरा होंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि वो टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये तो सही बात है, रिटायर हो जाना चाहिए। और हमेशा समाजवादी राजनीति किए हैं। हमको, तेजस्वी जी सबको आशीर्वाद देना चाहिए। हम लोगों को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। अभी उनसे राज नहीं संभाल रहे, हम लोग संभालेंगे। अब रहा कि अब उनका, हमने कहा ना, अगर वो सही रहते तो ये दामाद आयोग नहीं बनता। इस तरीके से एसपी और डीएम का पोस्टिंग नहीं होता। जाति ढूंढ ढूंढ के पोस्टिंग किया जा रहा है, ये नहीं होता। वहाँ पे सामाजिक न्याय होता, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को पोस्टिंग होता। इस तरीके से नहीं होता कि ऑफिसर की बीवी को आयोग में बना दो, जगह बना दो। नीतीश जी 2010 में कल्पना नहीं कर सकते कि नीतीश जी से ये सब गलती हो सकता है। 2015 में भी ऐसी गलती नहीं हो सकता। अभी लोगों ने उनको अपने घेरे में ले लिया है। उनको जानकारी भी नहीं होते होंगे, जब तबीयत उनका बिगड़ते होंगे उस समय पेपर पे फाइल पे साइन ले लेते होंगे, हमको लगता है। तो ये तो हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। आगे भी क्या करेंगे तो ये, लेकिन हमारे राज्य की जनता को पता है और जनता ने मान लिया है। और इस बार युवा नेता को चुनेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा और सरकार का हिस्सा हम लोग रहेंगे। बिहार में हम लोग बिहार को चलाएंगे। नहीं, पर वो सीटें कब बटेंगी महागठबंधन? वो बढ़ जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। वो हम लोगों को 1-2 रोटी कम ज़्यादा रहेगा, हम लोग उसके लिए नहीं है। विचार से राजनीति कर रहे भी, ठीक है। वो उसका सोना का लंका और उसका रहे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने जहाँ हैं 243 में और बटेगा। और हम लोग का इंटरनल डे टू डे मीटिंग हो रहा है। दो और बातें हैं। आपके गठबंधन की तरफ से, खास करके आरजेडी की तरफ से ये वादा किया गया कि 3,000 रुपये महिलाओं को हम हर महीने भत्ता देंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष वो ये कह रहा है कि बिहार के पास इतना पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से ये दे देंगे, बिना हिसाब के ही ये बांटने की बात कर रहे हैं। हमको बैठा दीजिए ना, फिर हम हिसाब करेंगे ना भाई। ये जवाब तो हम देंगे ना, सरकार में आने के बाद तो हम फेस करेंगे ना। आप आज ये, इससे पहले तो बोल रहे थे नौकरी भी कहाँ से देंगे,
तेजस्वी जी को बोलते थे बाप के घर से पैसा ला के नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 17 महीने का जो सरकार बना तो लालू जी के विचार वाला सरकार जब बना तो वो नौकरी दिया गया। आज अगर नीतीश जी ढिंढोरा पीट रहे कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो पुराना स्टेटमेंट नीतीश जी को देखना चाहिए कि बाप के घर से पैसा दोगे। अभी कोई अपने बाप के घर से तो पैसा नहीं दे रहा है, बिहार के जनता का पैसा ही नौकरी में, सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, हमने कहा ना भाई पैसा है, आप लेना नहीं चाहते हो। आज बताया ना, अपने गुजरात में 10 सालों में 3,000 करोड़ रुपया खेल के लिए भारत सरकार ने दिया है, बिहार को सिर्फ 350 करोड़ ही क्यों दिया है? जब बिहार में 36 मेडल हमने जीता है, गुजरात 13 मेडल जीता है, बिहार की आबादी 12 करोड़ प्लस है, वहाँ पे 6 करोड़ प्लस है आबादी। हम उनसे डबल आबादी होने के बाद उसको अगर 3,000 करोड़ मिला तो हमको तो 6,000 करोड़ मिलना चाहिए। हमको 350 ही करोड़ क्यों मिला है? हम नहीं देंगे दिल्ली के सरकार को समर्थन। अगर वो दिल्ली की सरकार अगर हमको नहीं पसंद कर रहा है तो हम तो क्यों पसंद करेंगे? हम लड़ेंगे, हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे बिहार को, और 6,000 करोड़ नहीं 12,000 करोड़ लेंगे दिल्ली के सरकार से। और नहीं रहेगा तो फिर दिल्ली में, बिहार दिल्ली के लिए 40 में से 40 सीट बिहार के लोग जीतेंगे और अपना दिल्ली में सरकार बनाएंगे। एक समय था ना, लालू जी के समय में 56 सांसद हुआ करता था दिल्ली में। आज लालू जी जो सोचते थे वो होता था, तो फिर होगा। आज साउथ के लोग यही करते हैं ना, वो जो सोचते हैं वो दिल्ली वाले को मानना पड़ता है, और मैं कोई गलत नहीं मानूंगा। तो जेडीयू की बात भी तो माननी पड़ रही है इस बार। नहीं मान रहे 2 बार बजट में जेडीयू के कारण। अरे बिहार को क्या मिला? जेडीयू को क्या मिल रहा, नहीं मिल रहा? उनको मंत्रिमंडल मिला या बिहार का इतना कुछ नहीं मिला? एक्सपोज कर देंगे ना, वो कहाँ मिला है? हमको हिसाब पे बैठा दीजिए, एक बार सरकार में आने दीजिए, देखिए हम कितना एक्सपोज करते हैं इनको। ये तो हमको डाटा आंकड़ा जो हम आपको बता रही है हमको बाहर से मिल रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद मिल रहा है। ऐसे ना जाने कितने आंकड़ा है। हमने इससे पहले के इलेक्शन में हमने कहा था आयुष्मान कार्ड में बिहार को सिर्फ 94 करोड़ का लाभ मिला और गुजरात को 1100 करोड़ का लाभ मिला एक साल में। हमारे लोगों के लिए आप 5 किलो चावल दे रहे हो, और गुजरात में जाके आप बोलोगे कि ये फैक्ट्री खोलेंगे, वो फैक्ट्री खोलेंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, ये करेंगे, ये आप वहाँ पे डिस्कशन करते हो। और बिहार में बोलोगे कि आप ट्रेन दे रहे ताकि लेबर भर के गुजरात भेजिए। भाई यहाँ फैक्ट्री लगाइए ना, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए। तो आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव बंद होगा, और ये पैसा इससे ज़्यादा आएगा। ये 3,000 बोल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा और लोगों को तरक्की होगा। आज देखिए, अभी चुनाव का समय आया तो हम लोगों का घोषणा था कि 1,500 रुपया हम लोग करेंगे वृद्धा पेंशन। यही नीतीश कुमार जी 1,100 किए, 400 से 1,100 किए। भाई ये इससे पहले 400 से 600 करते, 600 800 करते, 800 से 1,000 करते, 1,000 से 1,200 करते, आज 1,500 कर देते। लेकिन नहीं, 400 से 1,100 क्यों किए? वोट लेने के लिए। 5 किलो चावल क्यों दे रहे? वोट लेने के लिए। आप फैक्ट्री लगवाइए ना भाई, जो आप बुलाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को बुला के गुजरात में लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, वो बिहार में आप दीजिए, सब्सिडी दीजिए, यहाँ पे लैंड उनको मुहैया कराइए, सरकार का फैसिलिटी दीजिए, यहाँ पे लगेगा। शराबबंदी पर क्या राय आपकी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी पे 2 पक्ष है इस राज्य में, और 2 पक्ष में एक पक्ष का है कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए, एक पक्ष का है कि शराबबंदी बंद जो है चालू रहना चाहिए। लेकिन राज्य का 30 से 40 हज़ार करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। तो ये एक पक्ष सरकार भी है कि एक बड़ा नुकसान हो रहा है, और सरकार का जो काम है बंद 100% लागू कराना, वो हो नहीं रहा है। अगर बंद हो तो भी अच्छा बात है, तो बंद नहीं हो रहा है, सरकार फेलियर है, सिस्टम फेलियर है। थाना पुलिस वो दारू बेचवा रहे हैं, तो जब बेचवा रहे हैं, जब हमारे जिसको चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को रखा गया, और जब वो चोर ही नहीं पकड़ा तो उस पुलिस वाले का काम क्या है? इससे अच्छा वो फिर खोल देना चाहिए। तो इस पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, वोटिंग करेंगे, जनता का राय लेंगे, जनता का एक बड़ा अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, उसमें से जनता जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। सबसे आखिर में आपका क्या विचार है, इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा का? जी हाँ, मैं लड़ूंगा, और कहाँ से लड़ूंगा अभी हमने निर्णय नहीं लिया है। कई राज्य में बहुत सारे सीट है जहाँ से कहीं से भी हम लड़ सकते हैं, और पार्टी मजबूती से 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, और कोई ना कोई सीट ऐसा होगा जहाँ से हम लड़ेंगे चुनाव। पर आपने बताया नहीं कि 25 सीट की 60 सीट, आपने कहा 25 सीट। 60 सीट पर हम 60 सीट पर लड़ेंगे, हमारे कार्यकारिणी में है। लेकिन अंतिम निर्णय हमारे गठबंधन के साथी लेंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ेंगे। 2, 4, 5 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा वो हम उसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। तो हमारे साथ जुड़े थे वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। इनका ये दावा है कि इस बार
महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उनकी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जेडीयू की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है और बिहार में एक नई सरकार को लाने की ज़रूरत है। जहाँ तक महागठबंधन में एक जो विवाद की बात है कि सीटों का बंटवारा कब होगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, तो मुकेश सहनी जी का कहना यह है कि उसका निपटारा घर में कर लिया जाएगा। तो बिहार तक में ये बातचीत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका नमस्कार, धन्यवाद।